friends, welcome again at the platform of Institute for Industrial Development, an incubator for the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. फूड प्रोसेसिंग की बहुत सारी सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्नैक्स के ऊपर। स्नैक्स में भी पॉपकॉर्न क्या है, कैसे बनाया जाए, शेल्फ लाइफ के बारे में, इसके रॉ मटेरियल के बारे में, ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि अगर मेरे को पॉपकॉर्न इंडस्ट्री या पॉपकॉर्न सेटअप करना है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या क्या मेरे को उसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉपकॉर्न क्या है और इसका आप समझ लीजिए कि बेनिफिट क्या हो सकता है। ये इन टोटल जब मैं स्नैक्स की बात करता हूँ तो स्नैक्स को ऐसे अनहेल्दी फूड के तरह यूज हम काउंट करते हैं, बट जहाँ तक पॉपकॉर्न की बात है, पॉपकॉर्न आप इसे एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में कंसिडर करके और इसको उस तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हेल्दी फूड जो हम सप्लाई करते हैं तो उसकी मास अपील थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्नैक्स। तो पॉपकॉर्न में सबसे पहले जैसे आप देखें मार्केट में वैसे तो अभी बहुत सारे स्नैक्स हैं, तो कुछ ही प्रोसेस के लिए तीन चीज़ें हम इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। आउटपुट हमारी क्या रहेगी? अगर हम फूड प्रोसेसिंग में बात करें तो फूड प्रोसेसिंग में मेरा समझ आएगा मेरे पास रॉ मटेरियल्स जितने ज़्यादा कम होंगे उतना मेरे लिए बेनिफिट है। तो पॉपकॉर्न में सिर्फ एक यही चीज़ है, आपको इसमें कुछ एडिशन नहीं करना है। रॉ मटेरियल, मेजर रॉ मटेरियल कॉर्न ही है, कॉर्न सीड्स है, मेज सीड्स आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग आती है। प्रोसेसिंग में मेनली तीन मशीनें हम यूज़ करते हैं। एक तो पॉपर जिसे आप कहते हैं, पॉपर के साथ सीजनिंग ऐड करने के लिए, मसाला मिक्स करने के लिए एक मिक्सर यूज करेंगे हम, ड्रम मिक्सर। और फिर लास्ट में पैकेजिंग। पैकेजिंग आज हम जो बात करेंगे वो है फॉर्म फिल और सील मशीन की। ये ऑटोमेटिक मशीन है, आप इससे मैनुअल पैकिंग भी कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि मेरा पैकेजिंग मटेरियल क्या होगा और मेरे को शेल्फ लाइफ कितनी चाहिए। नॉर्मल पॉलिथीन में पैक कर सकते हैं और ट्रिपल लेयर पैकेजिंग मटेरियल में भी हम पैक कर सकते हैं। मैं आज बात करूंगा सिर्फ हमारे पॉपकॉर्न्स की, कि हमें सिर्फ पॉप को पॉप करके किस तरह से उसको पैक करना है। डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट सीजनिंग्स, वो हम देख सकते हैं कि क्या क्या मेरे को मार्केट में प्रोडक्ट्स उतारने हैं, क्या क्या सीजनिंग्स होनी चाहिए, क्या क्या मेरा टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हम सीजनिंग तैयार करके उसको ड्रम मिक्सर में मिक्स कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। जब एक बार पॉप अप हो जाता है तो मेज जब एक बार पॉप अप हो जाएगी तो हम इस अलग सीजनिंग मिला के उसके अंदर डाल सकते हैं। तो जब भी हम मेज सबसे पहले लेना चाहेंगे, सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में मेजर रॉ मटेरियल है मेज। कौन सी वैरायटी मेरे लिए बेस्ट सूटेबल है वो मार्केट के अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, मेरे मार्केट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, राइट। इसका मॉइस्चर कंटेंट एक मेजर रोल प्ले करता है, वो भी मुझे मेजर करना है। क्या है कि स्टोरेज कंडीशन क्या होगी जहाँ पे मैं स्टोर करूँगा। जैसे आप देख लीजिए दिल्ली में है, दिल्ली में आजकल इस समय गर्मियों के सीजन में टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री रहता है, तो वो कंडीशन अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में अलग अलग हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का मेरे को टेक केयर करना है, ध्यान रखना है जब भी मैं अपना रॉ मटेरियल परचेज करूं और स्टोर करूं। नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के केस में आप ये देखिए कि अलग अलग तरह के पॉपर्स हैं मार्केट में अवेलेबल है, राइट। ये वेरी करता है मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, मेरे प्रोडक्ट की वॉल्यूम के ऊपर, कि मुझे कौन सा पॉपर लेना है। देन वी कैन सी द सीजनर। ये सीजनर है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज हो सकती है मार्केट में। अगेन द वॉल्यूम, द रिक्वायरमेंट विल लेट अस नो डिसाइड, विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि मुझे कौन सा ड्रमर लेना है, कौन सा ड्रम मिक्सर लेना है। उसके बाद आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए जैसे आपसे पहले बात करी थी, एक कंप्रेसर भी मुझे लेना पड़ेगा अगर मैं फॉर्म फिल सिल में जा रहा हूँ। तो ये है फॉर्म फिल सिल मशीन। इसमें एक तरफ पैकेजिंग मटेरियल लगा होता है और फिर इसके बाद आगे ये अलग तरीके की पैकेजिंग मशीन है। और ये है लैमिनेट्स, जो पैकेजिंग मटेरियल मैं जिसको कहता हूँ। इसमें यूजली थ्री लेयर्स होती है। एक अंदर वाली लाइनिंग होती है, फिर देन देयर इज अ मेम्ब्रेन which hinders the water, WTR और ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट, वो थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन ये आपका देख लीजिए फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा तैयार हुआ है, दैट इज पॉपकॉर्न। इसमें आप देख सकते हैं मैनुअल पैकेजिंग भी है। यहाँ पे जो आप
देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने क्लिप लगाई हुई, क्लिप लगा के पैक किया हुआ है, राइट। और ये है आपका फॉर्म फिल सील मशीन के साथ जो हम पैक करते हैं, ये कोन के शेप में है और ये आपका नॉर्मल पॉली पैक है। देखिए कोन लेने के बाद जब मैं उसको पॉपिंग करूंगा, एक तो ग्रेडिंग करनी जरूरी है अगर वो साफ नहीं है तो। उसके बाद आपने मटेरियल ले लिया, रॉ मटेरियल कॉर्न ले लिया। तरीका कई बार क्या होता है कि हम उसको ऑयल के साथ जो मिक्स करते हैं, तो या तो हम ऑयल पॉपर में डाल देते हैं और उसके बाद कॉर्न डालते हैं, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बेटर ये है कि मैं कॉर्न लूँ, एक जो भी क्वांटिटी जो पॉपर की मेरी उसमें मेंशन है, राइट, उसके अंदर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ ऑयल मैं उसमें डालूं, ताकि जितने भी मेरे कर्नेल्स हैं, जितने भी मेरे सीड्स हैं, मेन सीड्स हैं रॉ, उनको सब एक बार उनके ऊपर एक फाइन लेयर ऑफ ऑयल शुड बी देयर, ताकि उसके ऊपर एक तेल की पतली सी परत आ जाए। फिर जब भी वो मेरा पॉपर का डिजायर टेम्परेचर आ जाएगा, आपने उसमें उसको डाल देना है। अब आपको बात आती है कि वॉल्यूम की। वॉल्यूम आप देखिएगा अपने मार्केट के हिसाब से कि किस मार्केट में मैं कितना सेल कर सकता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से हम पॉपर लेंगे। फिर उसी पॉपर के हिसाब से मान लीजिए 1 kg एक बार में डालना है सीड्स, या 2 kg एक बार में सीड्स डालने हैं, वो उसके वॉल्यूम के हिसाब से डिपेंड करेगा। फिर उसकी प्रोसेसिंग आपकी जो शुरू होगी, वो प्रोसेसिंग क्या रहेगी, ये आपको मैन्युफैक्चर बता पाएगा कि कितने डिग्री टेम्परेचर तक ये हीट अप होता है और कितने डिग्री पे क्या पॉपअप रहेगा। यहाँ पे जो अहम चीज रहती है वो आती है यील्ड। मान लीजिए मैंने 1 किलो उसमें सीड्स डाले, 1 किलो सीड्स से कितने मेरे जो सीड्स हैं वो पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हुए, 90%, 80%। इस यील्ड के हिसाब से आपको अपना पॉपर देखना पड़ेगा, बेस्ट पॉपर क्या है। जैसे हमने शुरू में देखा, इसमें 3-4 पिक्चर्स हैं पॉपर्स की, तो आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको मार्केट में बहुत तरह की वेराइटीज आपको हो सकता है अवेलेबल हो, तो ये देखना है। अच्छा, दूसरा कॉस्ट। कॉस्ट इसमें आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, अगेन इट वेरीज वाइडली। प्राइस जो है वाइडली वेरी करता है। यूजली प्राइसेस अलग अलग मैन्युफैक्चर अपना जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कई बार ब्रांड नेम भी होता है। तो बेटर ये है कि मैं एक बार उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके देख लूं, और उसका आफ्टर सेल सर्विस जो है वो भी मेरे को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। ये इट इज इन केस ऑफ एवरी इक्विपमेंट। जब भी आप कोई इक्विपमेंट लें, एक बार उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट रन करके जरूर देख लें और उसकी यील्ड जरूर पूछ लें मैन्युफैक्चर से कि इसकी कितनी यील्ड है, क्या परसेंटेज ऑफ इसमें वेस्टेज होगी, और कितना ये जो तैयार मटेरियल है मेरा उसकी क्वालिटी कैसे होगी। तो हम बात करते पॉपर की। पॉपर आपको अलग अलग वेराइटीज का, अलग अलग वॉल्यूम्स का मिल जाएगा। ये जैसे यहाँ पे कास्ट आयरन का है, राइट, इसका फंक्शनिंग अलग तरीके की है, मोटर अलग तरीके की लगी हुई है इसमें। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो ये आपको एक और चीज जो मेन अहम होती है डिजाइन, जो भी हम इक्विपमेंट परचेज करते हैं उसके लिए, कि मेरे पास जगह कितनी है। तो ये भी आप देखिएगा कि उसको जब मशीन को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो उसका जो वॉल्यूम, जो उसकी जगह है, जो स्पेस है, वो कितना स्पेस उसके लिए मिनिमम सफिशिएंट होगा। पॉपिंग करने के बाद इसमें देखिए पॉपकॉर्न बनाने में 3 स्टेप्स है। पॉपिंग किया आपने, उसके बाद सीजनिंग करना है, सीजनिंग के बाद हमने उसको पैक करना है। फ्लेवर्स जितने भी होंगे आप सारे एक बार, एक फ्लेवर आपने डाला, लेटर से डिपेंड करता है ड्रम के साइज के ऊपर। अगर ये ड्रम का साइज है और इसमें आप 4 किलो या 5 किलो एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम सीजनिंग लेके इसको प्रोसेस करेंगे। इसमें ड्रम की कॉस्ट अगेन आई वुड से कि ये 50,000 भी हो सकती है, 20-25,000 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इसका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है और इसको हमने इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसकी जो वर्किंग है वो कितनी एफिशिएंट है, इसकी भी आप देख लीजिएगा कि इतना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेड कॉर्नर्स होते हैं, वहां पे जाके सीजनिंग आपकी जम गई है या कुछ है इस तरह की, इसमें फंक्शन ना हो, या आपका पूरा इस तरह से रोटेट करे या कुछ भी रिवॉल्व करे, तो मैक्सिमम हमारा इसमें मिक्सिंग जो है वो यूनिफॉर्म हो। तो ये इसका मेन क्राइटेरिया रहेगा मेरा जो ड्रमर रहेगा, ड्रम मिक्सर का। देन ड्रम मिक्सर के बाद मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ नीचे एक साफ से उसमें कंटेनर में। उसके बाद ये सारा जाता है मेरा पैकेजिंग मशीन में। पैकेजिंग मशीन में आप ये देखिए यहाँ पे जैसे हॉपर है, ये हॉपर में फिल करेंगे पॉपर्स को, और इसके बाद एक लैमिनेट शीट आपने यहाँ पे देख रखी है लगी हुई है। ये 3 लेयर लैमिनेट होती है, जैसे हमने अभी आगे बात करी थी कि 3 लेयर होता है, अपर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। इसमें से एक लाइनिंग है, एक आपका
मेम्ब्रेन है जो आपका WTR और OTR रोकता है। यहाँ पे सबसे अहम जो चीज है, मैंने पॉपकॉर्न बनाया एक गुड क्वालिटी के सीड से, उसको पॉप किया और जितना भी मेरा यील्ड थी, मान लीजिए 90% पॉप हो गया था, उसमें से बीज वगैरह मैंने सेपरेट कर लिए थे एक स्क्रीनर के थ्रू। देन मैंने सीजनिंग कर ली। सीजनिंग के बाद अब मुझे ये देखना है कि मैं उसको किस लेवल तक, किस स्टेज तक मार्केट में बेचना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं इसको सिर्फ जो नॉर्मल पॉलीथीन है, पॉली बैग है, जैसे आपको दिखाएंगे ये चीज है, अगर सिर्फ इसमें पैक करते हैं तो शेल्फ लाइफ हमें ज्यादा नहीं मिलेगी। शेल्फ लाइफ ज्यादा क्यों नहीं मिलेगी, इसमें दो चीजें आपसे बात हुई थी। दो मेन फैक्टर हैं, एक तो WTR या जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट, और दूसरा है OTR, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट। देखिए जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने गांठ टाइप्स लगा के इसको बंद कर रखा है और सिंपल ही पॉलिथीन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जाने के और वाटर ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर रेट इनका हाई होता है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपने एक शील्ड लगाई है तो मेरा पॉपकॉर्न कब तक ताजा रहेगा, कब तक फ्रेश फील करेगा, वो सारा डिपेंड करता है इन दो चीजों के ऊपर। अगर मान लीजिए थोड़ी सी इसमें नमी चली गई तो सील जाएगा पॉपकॉर्न। तो अगर मैंने इसको इसमें पैक किया तो यकीनन मेरे प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो कम होगी। तो बेहतर ये है कि हम इसको इसमें लेके जाएं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट 2-3 महीने टिका रहे मार्केट में और शेल्फ पे खराब ना हो, तो मुझे इस तरह की ये ट्रिपल लेयर पैकेजिंग में जाना पड़ेगा। और ट्रिपल लेयर पैकेजिंग में जाता हूँ तो फिर बेटर ये रहेगा कि मैं ये फॉर्म फिल सील मशीन लूँ, क्योंकि इसमें सीलिंग जो है ज़्यादा बेटर रहेगी एज कंपेयर टू इस सीलिंग के जो यहाँ पे हो रही है। क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल का एक रोल है, दूसरा एक मेजर रोल रहता है सील का। अगर सील प्रॉपर नहीं है तो उस सील के थ्रू भी मेरा जो वाटर है या ऑक्सीजन है जो मेरे प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसमिट होके उसको खराब कर सकती है। देन अगर आपने ये मशीन ली है फॉर्म फिल सील मशीन और मटेरियल आपने पैकेजिंग मटेरियल 3 लेयर लिया है, देन इन सबकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें माइक्रोन साइज कितना है, यानी जो मेरी जो मटेरियल है 3 लेयर जो है इसकी थिकनेस कितनी है। राइट, यूजुअली मार्केट में आपको 15 माइक्रोमीटर से 15 30 माइक्रोमीटर की मिल जाएगी, 12 35 माइक्रोमीटर का मिल जाएगा। मतलब इनर लेयर 12 की, आउटर लेयर फिर जो मेटल लेयर होती है, इसमें एक्चुअली 3 लेयर्स होती हैं। एक इनर लेयर है, इनर लाइनर, जो मेनली काम करता है आपका सीलिंग के लिए, सील इंटैक्ट उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। देन एक उसके ऊपर लेयर होती है मेटेलिक लेयर। मेटेलिक लेयर आप समझ लीजिए जैसे एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल हम घर में यूज करते हैं खाना पैक करने के लिए, रोटी पैक करने के लिए, पराठे वगैरह पैक करने के लिए। उससे क्या होता है, उसकी ताजगी बनी रहती है। ठीक है जी। तो इसी तरह आप ये समझ लीजिए कि जो मेरा मेटेरियल जो अपना एल्यूमिनियम फॉयल जो मेरी मेटेलिक लेयर है इसके अंदर, वो इन सब चीजों को रोकने में मेन अहम रोल प्ले करती है। तो जब भी आप पैकेजिंग मटेरियल लेना चाहें और आप सोचते हैं कि मेरे को ऑटोमेटेड पैकेजिंग करनी है, तो ये एक मेजर क्राइटेरिया है मेरे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को रिटेन रखने का। दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग, अगर मेरे को मैनुअल पैकेजिंग करनी है, मैनुअल पैकेजिंग हम सिंपल उसमें कर सकते हैं, और इसके लिए दूसरा आता है सीलर आता है, जो आपने यूजुअली देखा होगा दाल वगैरह सील करते हैं, तो आप उस तरह की सीलिंग में जा सकते हैं। बट ये आपको अभी बना के एक से 1.5 दिन आपका प्रोडक्ट जो है वो टिक पाएगा। इसमें जो सबसे अहम चीज जो है वो है मेज। तो आपने ले लिया बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन ऑयल, यूजुअली आज की डेट में इंडस्ट्री में पाम ऑयल यूज हो रहा है और अलग अलग वेराइटीज के क्वालिटी के ऑयल आपको मिल जाएंगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा इसमें डीओड्राइज्ड, डीकलराइज्ड मस्टर्ड ऑयल यूज करें, और क्वांटिटी भी इसमें इतनी नहीं लग रही कि जो ये मेरे प्रोडक्ट को, मतलब मेरे एंड प्रोडक्ट की जिसकी कॉस्ट जो है ज्यादा पड़ेगी। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पैकेजिंग है, डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग है, मतलब 5 रुपए का भी है, 10 रुपए का भी है, और उससे आगे ज्यादा क्वालिटी के भी हैं। पैकेजिंग मेरी इस तरह की होनी चाहिए कि हर कस्टमर की रेंज में वो आ जाए। तो 10 रुपए का पाउच आप देखें कभी मार्केट में वो मतलब काउंटर से इजिली
कोई भी पिक कर लेता है, और मेरा नया ब्रांड है, नई चीज़ है, तो मेरे लिए जरूरी बेटर ये है कि मैं इसको जब भी अपना प्राइस डिसाइड करूँ, जब भी अपनी पैकेजिंग डिसाइड करूँ, उसको मैं 10 रुपए के आसपास, 10 रुपए के ही पैकेट में मतलब बेचने की कोशिश करूँ। पैकेजिंग फ्रेंड्स एक मेन रोल प्ले करता है। पैकेजिंग तो सबसे पहले तो मेरे प्रोडक्ट को बचाता है, दूसरा वो मेरे प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन कस्टमर को देता है। पैकेजिंग ही है जो लीगल कंप्लायंस के लिए जरूरी है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी मैं पैकेजिंग अल्टीमेटली डिजाइन करूं। अब हम आते हैं एक एक करके इनके क्रिटिकल फैक्टर्स पे और कॉस्टिंग पे। देखिए, जो सबसे पहले हमारी मशीन है, ये आपसे जैसे डिस्कस हुआ था, आप मान लीजिए आपको एक ऑप्टिमम वैल्यू पे जाए तो 50,000 60,000 के आसपास आपको ये मशीन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। देन सेकंड कम्स द ड्रम। ड्रमर भी हमें 1 से 1.5 लाख के बीच में अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा, तो दोनों का कॉस्ट मिला के लगभग 2 लाख हुआ। इसके बाद हमारे पास ये आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर 40-50 हजार के आसपास आ जाता है, अच्छा कंप्रेसर। ये हम लोकल मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ, ब्रांडिंग बात नहीं कर रहे हैं हम, तो लगा लीजिए 2.5 लाख के आसपास यहाँ तक कॉस्ट आ गई। उसके बाद ये आती है मेरी फॉर्म फिल मशीन। ये आपको मार्केट में बहुत रेट्स में मिल जाएगी, 1 लाख से लेकर 3 लाख 4 लाख तक की। बट अगर आप इसी मशीन के लिए जाना चाहते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको एक ब्रांडेड कंपनी से लें, ठीक है, इसकी फंक्शनिंग पूरी देख लें। हो सकता है सेम वेरिएबल्स आपको छोटी मशीन में मिल जाए, मतलब सस्ती मशीन में मिल जाए, बट उसकी बजाय बेटर ये है कि आप ये जो मशीन है, दिस इज द हार्ट ऑफ योर पैकेजिंग। हो सकता है सस्ती मशीन में सीलिंग में कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है उसके वॉल्यूम में इतनी एक्यूरेसी ना हो, उसमें वॉल्यूम डिफरेंशिएशन इतना ना हो। वॉल्यूम डिफरेंशिएशन मतलब हो सकता है कि वो सिर्फ 10 ग्राम का ही पैक करे, 15 या 20 ग्राम के पैक करे, तो हो सकता है जो मशीन जो मेरी कॉस्टली है वो उसकी एक्यूरेसी भी होगी, प्रिसीशन भी होगा, और उसके पास मेरे को नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे 10 ग्राम का पैक करने के लिए, 20 ग्राम का पैक करने के लिए, 25 ग्राम का पैक करने के लिए, 50 ग्राम का पैक करने के लिए। और उससे भी सबसे बड़ी चीज क्वालिटी पैकेजिंग मेरे को मिलेगी। तो अगर मैं इस हाई एंड मशीन, इस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग में जाऊँ, हाई एंड मतलब अगर मैं ऑटोमेशन में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ जो पैकेजिंग है वो ऑटोमेटेड हो, मेरे को पर्टिकुलरली अपने हाथ से फिल करके पॉलिथीन में नहीं भरना है, तो इस मशीन के ऊपर आप विशेष ध्यान दें और इसको कभी भी ऐसा मत सोचें कि थोड़ा सा पैसा मैं इसमें बचा लूँ। ये अगर आप अच्छी मशीन को, अच्छी क्वालिटी की मशीन खरीदते हैं तो ये 2.5 से 3 लाख के आसपास पड़ेगी आपको। तो टोटल कॉस्ट मेरे प्रोजेक्ट की पड़ गई मेरे को 2.5 लाख वो और 5.5 लाख रुपए ये। फिर इसके बाद जो मेरा एक मेजर कॉस्ट आती है वो आती है, अगर मैं ये वाली मशीन लेता हूँ तो पैकेजिंग मटेरियल की। पैकेजिंग मटेरियल के साथ लिमिटेशन इसको परचेज करने में ये रहती है, हम किसी भी अगर पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर के पास जाते हैं तो उसकी कंडीशन रहती है आप कम से कम में से इतना केजी माल खरीदेंगे तो मैं आपको उस एक पर्टिकुलर रेट पे दूंगा। तो अपना वॉल्यूम पूरा पहले स्टडी कर लें मार्केट का कि कितना मेरे को चाहिए होगा, कितनी मेरे को पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होगा, क्योंकि मैं पैकेजिंग मटेरियल भी आपसे बात करूं तो लगभग कभी कभी 200-250 किलो कम से कम उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप परचेज करें, और इतना पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट ही 1-1.5 लाख के आसपास आपको पड़ सकती है। तो इन बिगनिंग शुरुआत में आपको लगभग ये प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो 7-8 लाख रुपए आप समझिए कि आपके पास पॉकेट में होना चाहिए, और ये सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि अगर मेरे पास आज 5 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए है तो कम से कम मेरे पास 5 लाख ही मार्केटिंग के लिए होना चाहिए। और मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि ये मेरा बिजनेस जो है वो मेरे को फीड नहीं करेगा शुरू में, मुझे इसको फीड करना है। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट कभी भी आ सकती है, ठीक है जी। उन सब चीजों को देखते हुए अगर आपके पास अगर 5 लाख का बजट है तो 5 लाख की आपने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग लगाई है तो कम से कम आपके पास 10 से 15 लाख रुपए कैश इन हैंड, रेडी कैश इन हैंड अंडर ऑपरेशंस होना चाहिए। अब बात रही है मार्केटिंग की, तो फ्रेंड्स कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी आप अगर मार्केटिंग यूनिक तरीके से करेंगे तो ही वो सक्सेसफुल होते हैं, राइट। अगर आपने इसको शेल्फ पे छोड़ दिया और आप दुकानदार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपका प्रोडक्ट कैसे बेचेगा, किस तरह से बेचेगा, ना आप उसे अपना कन्विंस, वो आपका जो कन्विंसिंग पावर है आपकी उसके हिसाब से जाता है, वो दुकानदार जाएगा मार्जिन के लिए। तो आप जितना ज्यादा मार्जिन अपने प्रोडक्ट में रखेंगे और जितनी बेस्ट क्वालिटी देंगे, that will helps you a lot in the marketing also. Then
मेरा पॉपअप वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी यील्ड मैक्सिमम होगी तो मेरा लॉस जो है वो कम होगा। उसके बाद सीजनिंग आती है, सीजनिंग वेरी करती है, सीजनिंग की कॉस्ट इतनी नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन हाँ ड्रमर, ये जो ड्रमर है हमारा, ड्रमर एफिशिएंट होना चाहिए। कई बार ये देखने में आया कि कुछ प्रोडक्ट मेरा ड्रमर सीजनिंग के टाइम पे सील जाता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद ड्रमर के बाद आप आएंगे पैकेजिंग में। पैकेजिंग में दो तरीके की मैंने पैकेजिंग आपसे बात करी, या तो मैनुअल पैकेजिंग आप करेंगे ये वाली, या फिर आप ऑटोमेटेड पैकेजिंग करेंगे फॉर्म फिल की। इसमें दो मेजर फैक्टर जो देखने वाले हैं वो है मेरा WTR या OTR। अगर WTR बढ़ता है यानी वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट ज्यादा बढ़ता है तो पॉप मेरा सील जाएगा, और अगर जो ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट है वो मेरे प्रोडक्ट को खराब करेगा तो उससे मेरा प्रोडक्ट रेंसिड हो जाएगा। इन सबके बाद एक चीज मैं आपसे बहुत जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो है प्रोसेसिंग कंडीशनिंग की। कोशिश करें जहां मैं प्रोसेस कर रहा हूं वहां की ह्यूमिडिटी अंडर कंट्रोल हो। अगर 60 के आसपास है या उससे बिलो है तो बेटर है, नहीं तो वो भी एक मेजर रोल प्ले करेगी मेरे प्रोडक्ट को खराब करने में। क्योंकि जब तक मेरा पॉपिंग होगी, पॉपिंग होने के बाद जब वो ड्राई होगा, जब ड्राई नहीं होगा जब तक मैं उसको सीजनिंग में डालूंगा, उसके बीच में कुछ टाइम रहेगा, ठीक है। तो ये अगर मेरा वहाँ पे मॉइस्चर कम है, मेरी ह्यूमिडिटी कम है, तो मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। बाकी इन चीज़ों को टेस्ट करने के अलग अलग मेथडोलॉजी भी हैं, लैब्स भी हैं। अपना प्रोडक्ट आप वहाँ से टेस्ट करा सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट कि इसमें शेल्फ लाइफ इसकी कितनी है। शेल्फ लाइफ जहाँ तक इस प्रोडक्ट की बात है वो डिपेंड करती है रेंसिडिटी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कि प्रोडक्ट किस कंडीशन में वहाँ पे रखा गया है, धूप में रखा हुआ है या किस कंडीशन में रखा हुआ है। तो ये चीजें आप पहले से एक बार उसको स्टडी कर लें। इस फैक्टर को डिसाइड करने के लिए मैं आपको एक बार कहूंगा कि आप एक बार अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे थोड़ा सा फोकस करें। अगर मेरे को जो शेल्फ लाइफ चाहिए, मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अलग अलग शेल्फ लाइफ है, किसी की 3 महीने है, किसी की 6 महीने है, राइट। तो शेल्फ लाइफ वाला फैक्टर जो है बेटर है कि मान लीजिए मेरे को पता है कि जब मेरा माल तैयार होता है उसे 2 दिन या 3 दिन मेरा फैक्ट्री में रखा रहेगा, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास इतने टाइम तक रखा रहेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को देगा, रिटेलर के पास इतने दिन तक रखा रहेगा, और रिटेलर के बाद जब कंज्यूमर के पास जाएगा तो उसमें लगभग 2 महीने या 3 महीने का गैप रहता है। तो आप समझ लीजिए कि 2 या 3 महीने की मेरे को शेल्फ लाइफ इज सफिशिएंट, और फॉर दैट वी नीड टू हैव अ एप्रोप्रिएट पैकेजिंग मटेरियल। दोस्तों पॉपकॉर्न के बारे में इन ब्रीफ जितना था, 3 प्रोसेस हैं, पॉपिंग करनी है, उसकी सीजनिंग करनी है, देन पैकेजिंग करनी है। रॉ मटेरियल इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। कॉस्ट बेस की आपकी फिनिश प्रोडक्ट की 10 रुपये रखेंगे तो बेटर है। और पैकेजिंग में भी कोई खास इसमें आपको वो नहीं करना, 2 तरीके की पैकेजिंग हम कर सकते हैं। और इक्विपमेंट्स में भी हमें 3 ही इक्विपमेंट चाहिए। यानी इनपुट में हो गया, इनपुट में मेरे 2 चीज़ें हो गई। अगर मैं बात करता हूँ मेजरली कॉर्न और ऑयल, देन सीजनिंग, डिफरेंट सीजनिंग हो सकती है, दूसरी पैकेजिंग में ले सकते हैं, जैसे ट्रिपल लेयर पैकेजिंग जो हमने आपको बोली है। और कंप्लायंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी मैं इसकी प्रिंटिंग मटेरियल करूँ, कंप्लायंस मेरी FSSAI रेगुलेशंस जो भी कहते हैं, 2 रेगुलेशंस है इसमें, पैकेजिंग रेगुलेशन यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन पैकेजिंग 2018, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन लेबलिंग एंड डिस्प्ले 2018। इनको जरूर फॉलो कर लें कि ये क्या क्या है, इसके ऊपर इनको लेवल पे अपने डिस्प्ले करना है। और अगर कोई कुछ आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, IID की किसी टीम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।